हाय गाइस, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं ईमान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और शिक्षण विधियों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बट आपके सुपर टेट के सिलेबस में सीखने का सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता आपके सिलेबस में है, लेकिन इतना ही कह देने से आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। आपको पहली बात यह जानना होगा कि अधिगम है क्या। अधिगम के अर्थ को जानना है, परिभाषा जानना है, आपको इनकी विधियां जानना है, सीखने के नियम क्या हैं, इन सब का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद आपको सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान में ही नहीं, मनोविज्ञान में भी यह चैप्टर हृदय एवं आत्मा है, क्योंकि जितने भी परीक्षण हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम पर ही आधारित हुए हैं, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इसलिए इस अध्याय में आप सबसे पहले अधिगम के अर्थ को, परिभाषा, विशेषता और शिक्षण विधियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अधिगम या सीखना, जिसे अंग्रेजी भाषा में लर्निंग कहते हैं। सीखने का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। मीनिंग ऑफ लर्निंग सीखने का अर्थ है। इसके अंतर्गत अधिगम का सामान्य अर्थ कह रहे हैं कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है? सीखना या व्यवहार में परिवर्तन से है। सीखना या व्यवहार में परिवर्तन से है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। सीखना या अधिगम कहलाता है। सीखना या व्यवहार में परिवर्तन से तात्पर्य बालक के या व्यक्ति के अस्थायी परिवर्तन से है। व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वह अस्थायी रूप से सीखता है। यह सीखना उसकी एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपने जीवन में नए अनुभव को एकत्र करता है तथा अपने व्यवहार में वह वृद्धि तो करता ही है, उसके साथ साथ वह संशोधन भी करता है। वह अपने व्यवहार में संशोधन भी करता है। इसलिए वह इस अनुभव का वह उपयोग करता है। इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई बालक है जो दीपक की लौ को देखकर उसे छूने का प्रयास करता है, और जैसे ही वह छूता है या पकड़ता है वह जल जाता है। वह इस दीपक से सीख लेता है कि यदि ऐसी वस्तु है, अगर दीपक को छुआ जाएगा तो वह जल जाएगा। तो इस प्रकार से वह उसके व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन आया, क्योंकि उस दीपक के माध्यम से बालक एक नवीन अनुभव को सीख लिया। इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अधिगम के अर्थ को और समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं के माध्यम से अधिगम के अर्थ को और स्पष्ट हम समझ सकते हैं।
स्किनर महोदय के अनुसार पहली परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य या अनुकूलन की प्रक्रिया है। यहाँ पर यह ध्यान देना है, इनकी परिभाषाओं में उत्तरोत्तर शब्द मिलता है। अगर इनकी परिभाषा में उत्तरोत्तर शब्द मिला है तो आप जान जाइए कि यह परिभाषा स्किनर महोदय का है। उत्तरोत्तर के बाद आपको सामंजस्य मिलेगा, विभिन्न परिभाषाओं में अनुकूलन मिलेगा, सर्वांगीण विकास मिलेगा उत्तरोत्तर के बाद। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि इसे हम ये मान लीजिए कि यह ट्रिक है कि अगर उत्तरोत्तर मिल गया किसी भी परिभाषा में तो स्किनर महोदय अगर उसमें दिया हुआ है तो सही है। इन्होंने यह परिभाषा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, इस रूप में भी परिभाषा दिया है। इन्होंने दूसरे रूप में दिया, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, दूसरी परिभाषा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सभी परिभाषाओं में एक शब्द कॉमन मिलता है उनके लिए, जो है उत्तरोत्तर शब्द। अगर उत्तरोत्तर शब्द दिया हुआ है तो बीएफ स्किनर महोदय का माना जाता है। दूसरी परिभाषा है गेट्स एवं अन्य के अनुसार इन्होंने कहा यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे सीटेट में हो, चाहे यूपी टेट में हो, सब में यह परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ तक कि यह पीजीटी साइकोलॉजी में भी पूछा गया है, यह पीजीटी साइकोलॉजी में भी पूछा गया है। इनकी परिभाषा बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। इनकी परिभाषा है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। इसमें अनुभव से तात्पर्य कुछ अनुभव जो है जन्मजात होते हैं, कुछ अर्जित होते हैं, उसे प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे एक अगर नवजात शिशु है तो उसे ये कौन है, ये दादा हैं, ये तुम्हारी दीदी हैं, ये तुम्हारे बाबा हैं, सामान्य जानकारी है, ये नाना नानी हैं, मामा मामी हैं, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको प्रशिक्षण के द्वारा माध्यम से दिया जाता है। और विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर वहाँ पर उसको प्रशिक्षण ही दिया जाता है, उसके व्यवहारिक, नैतिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों को भी क्या है को सिखाया जाता है। वह अपने अनुभव के भी द्वारा सीखता है वहाँ, और प्रशिक्षण के माध्यम से भी वह सीखता है। इनके परिभाषा में 3 शब्द मिलते हैं याद करने के लिए। आप इसे ट्रिक समझ लीजिए कि अनुभव और प्रशिक्षण और व्यवहार, अनुभव, प्रशिक्षण और व्यवहार 3 शब्द अगर मिलते हैं तो वह परिभाषा गेट्स एवं अन्य के अनुसार होगी। अगली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कह रहे हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार से, समाज से, पास पड़ोस से कुछ न कुछ नित्य प्रतिदिन सीखता ही रहता है। इसलिए यह जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिवर्तित होती है। इसलिए उसके व्यवहार में जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान प्राप्त होता है वह सीखने की प्रक्रिया से मिलता है। चौथी परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। इनके अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इनके अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इनकी परिभाषा में 3 शब्द मिलते हैं, आदत मिल जाए, ज्ञान मिल जाए और अभिवृत्ति मिल जाए।
तो वहाँ किसकी हो जाएगी? क्रो एंड क्रो की परिभाषा। काल्विन के अनुसार व्यवहार में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इनकी परिभाषा में यहाँ व्यवहार और अनुभव मिला है। आप जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक और थे जिनकी परिभाषाओं में अनुभव मिला था। किसके गेट्स एवं अन्य की परिभाषाओं के अनुसार उन्होंने कहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। उनकी परिभाषा में क्या मिला था? अनुभव, प्रशिक्षण और व्यवहार। और इनकी परिभाषा में व्यवहार और अनुभव मिला है। अक्सर लोग अनुभव को समझ करके कि हाँ अनुभव उनके गेट्स में भी था, इनका पता लगे कि उनका मार देंगे गेट्स में मानने के अनुसार, तो गलत हो जाएगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो व्यवहार में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगली परिभाषा है गिलफोर्ड की परिभाषा है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये भी परिभाषा बार बार पूछी जाती है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। इन्होंने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात इनकी परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर दो शब्द मिलते हैं। एक तो व्यवहार और व्यवहार, जिसकी परिभाषा में व्यवहार और व्यवहार शब्द मिले, दो बार मिले, तो वहाँ पर आप समझिए कि किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड महोदय की है। चलिए एक बार परिभाषाओं का हम पुनः स्टडी कर लेते हैं। स्किनर महोदय ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात इनके में क्या मिल जाए? उत्तरोत्तर मिल जाए। और गेट्स की परिभाषा में गेट्स एवं अन्य की परिभाषा में क्या था? इनके में अनुभव प्लस प्रशिक्षण प्लस क्या मिल जाए? व्यवहार शब्द मिल जाए तो क्या हो जाएगा? गेट्स एवं अन्य की परिभाषा। अर्थात अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह गेट्स के अनुसार है। वुडवर्थ के परिभाषा में क्या था मिला था? नवीन ज्ञान और प्लस नवीन प्रतिक्रिया मिला था। नवीन प्रतिक्रिया क्रियाओं का मिला प्रतिक्रिया, जिसके नवीन दो बार मिला था इनके द्वारा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। इन्होंने कहा था क्रो एंड क्रो की परिभाषा में आप देख ही रहे हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा में क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या मिला था? इनकी परिभाषा में आदत मिला था। आदतों प्लस क्या मिला है? ज्ञान प्लस क्या मिला है? अभिवृत्ति मिला है। अभिवृत्ति मिला है का अभिवृत्तियों का अर्जन। इनके में आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियां, तीन शब्द अगर मिल जाएं तो किसकी हो जाए? क्रो एंड क्रो की। काल्विन में व्यवहार एवं अनुभव दो चीजें मिलेंगी। और गिलफोर्ड में क्या? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। गिलफोर्ड के द्वारा क्या था? गिलफोर्ड महोदय ने दिया था व्यवहार के कारण व्यवहार, अर्थात व्यवहार प्लस व्यवहार। ये दिमाग में इतना बैठाए रखिए कि हाँ याद करने के लिए ट्रिक है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को आप याद रखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है अधिगम की विशेषताएं। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति का विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का जैसे जैसे विकास होता है वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। और यह सीखने की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन भर चलती रहती है। बालक अपने वातावरण में रहकर अपने परिवार, अपने पास पड़ोस और अपने समाज के द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ नवीन अनुभव को सीखता रहता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। दूसरी विशेषता है सीखना सार्वभौमिक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखना केवल मनुष्यों का गुण ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा पशु पक्षी, जीव जंतु और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। इसलिए सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगली विशेषता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में या बालक में जो भी परिवर्तन उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति के या बालक के व्यवहार में जो भी अस्थायी परिवर्तन होता है वह सीखना कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अगली विशेषता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। कह रहे हैं कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आईएएस बनना चाहता है तो अपने विषय वस्तु को उसके विषय वस्तु के हिसाब से वह सीखने का अधिक से अधिक प्रयास करता है। इसलिए व्यक्ति का अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अगली विशेषता है सीखना अनुभव का संगठन है। सीखना अनुभव का संगठन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अनुभव के द्वारा भी, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा भी सीखता है। कुछ अनुभव जन्मजात होते हैं, रोना चिल्लाना, ठीक है, आदि क्रियाएं ये जन्मजात होती हैं। कुछ क्रियाएं प्रशिक्षण के द्वारा भी मिलती हैं, जैसे उसको यह ज्ञान करवाना कि ये अमुक व्यक्ति कौन है, क्या लगता है, उसका संबंध क्या है, इनके बारे में भी अध्ययन वह करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना अनुभव का संगठन है। अगली विशेषता है सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय सीखना वास्तविक सीखना है। इसमें व्यक्ति सीखने की क्रिया में भाग लेता है और विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगली विशेषता है सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। जिस प्रकार से बालक दीपक को छूने के बाद जल जाता है और वह स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार के सीखने को व्यक्तिगत सीखना कहते हैं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो बालक समाज के द्वारा सीखता है, जैसे वहाँ का रहन सहन, उसके नैतिक मूल्य क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसके बारे में भी वह क्या व्यक्ति सीखता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। अगली विशेषता है सीखना समायोजन एवं अनुकूलन है। जिस वातावरण में वह रहता है उसी के अनुसार अपने को वह समायोजित करता है और उन वातावरण के साथ अपना अनुकूलन स्थापित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना समायोजन एवं अनुकूलन की क्रिया है। अगली विशेषता है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति में अस्थायी परिवर्तन होता है और वह अपने वातावरण के साथ समायोजन भी स्थापित कर पाता है। अगली विशेषता है सीखना अर्जित प्रक्रिया है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस प्रकृति में रहता है, वह उसी के अनुसार क्रिया करता है, उसके रहन सहन को सीखता है, अर्थात उसके नैतिक मूल्यों को अर्जित करता है और अपने सीखने में वृद्धि करता है और संशोधन करता है। अगली विशेषता है अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। बालक अपने बड़े बुजुर्गों, अपने भाई बहनों और समाज में रहने वाले लोगों के आचरण को धारित करता है। जैसे कोई
हमारे महापुरुष वह हैं, उनके अनुसार वह उनके नैतिक कार्यों को देख करके वह उन्हीं के अनुसार अपने आचरण को धारण करता है, उन्हीं के अनुरूप कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। अगला है सीखने की विधियाँ, कि सीखने में कौन कौन सी विधि कार्य करती है। पहली विधि है करके सीखना। करके सीखना, बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं। एनसीएफ 2005 भी करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 भी क्या है, करके सीखने पर बल देता है। इसके अंतर्गत बालक अपनी गलतियों को मालूम करके सुधार करने का प्रयत्न करता है। सीखने की दूसरी विधि है निरीक्षण करके सीखने पर बल। मनोवैज्ञानिक योकम योम सिम्पसन के अनुसार निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, बता रहे हैं कि निरीक्षण द्वारा हम क्या करते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं। आधार सामग्री अर्थात डेटा एकत्र करने में निरीक्षण के माध्यम के द्वारा हम डेटा को एकत्रित करते हैं और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। सीखने की अगली विधि है परीक्षण करके सीखना। इसके अंतर्गत नई बातों का खोज करना, नित्य नए बातों का खोज करना एक प्रकार का सीखना है। कह रहे हैं कि बालक नई बातों को सीखता है और खोज करता है, यह एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। कह रहे हैं कि बालक नई बातों की खोज इस परीक्षण के माध्यम से कर सकता है। जैसे गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि वह मालूम कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसके माध्यम से परीक्षण करके सीख सकते हैं। अगली सीखने की विधि अनुकरण विधि। इसके अंतर्गत सीखने की एक प्रभावशाली अनुकरण विधि है। कह रहे हैं कि सीखने के लिए यह एक प्रभावशाली विधि अनुकरण विधि है। अनुकरण द्वारा ही बालक सीखता है। अनुकरण विधि में बालक दूसरे की क्रियाओं को देखकर स्वयं ऐसी ही क्रियाएं करने लगता है। जैसे नृत्य करना, दूसरे को देख करके क्या कर रहा है, नृत्य करना लगेगा, सीखेगा। गीत गाना शुरू कर देता है। खेल खेलना शुरू कर देता है दूसरों को देख करके, अनुकरण करके। आदतों का निर्माण करना, दूसरे के नैतिक गुणों को देख करके या आचरण को देख करके अनुकरण द्वारा सीखता है। चित्र बनाने में अनुकरण विधि का प्रयोग चित्र बनाने में भी प्रयोग करता है। बालक अनुकरण द्वारा ही सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक अनुकरण विधि द्वारा भी सीखता है। सीखने की पांचवी विधि अविराम या विराम विधि। इसके अंतर्गत जब अधिगमकर्ता अर्थात बालक या व्यक्ति अविराम विधि से निरंतर अधिगम करता रहता है और मध्य में विश्राम नहीं करता है, तो इसे अविराम विधि से अधिगम कहते हैं। कह रहे हैं कि जब अधिगम निरंतर अर्थात लगातार वह कार्य करता रहता है या सीखता रहता है और मध्य में विश्राम नहीं करता है, तो इसे अविराम विधि से अधिगम कहते हैं। लेकिन जब बीच में विराम देकर अधिगम किया जाता है तो इसे विराम विधि से अधिगम कहते हैं। सीखने की छठवीं विधि सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। इसके अंतर्गत सीखने का कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होता है।
बता रहे हैं कि इसके द्वारा सीखने का जो कार्य होता है व्यक्तिगत होता है और सामूहिक विधियों द्वारा होता है। इन दोनों विधियों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी माना जाता है। जैसे पहली सामूहिक विधि अगर कहा जाए वाद विवाद विधि, पहली विधि है वाद विवाद विधि। इस विधि के अंतर्गत इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। बता रहे हैं वाद विवाद विधि में, इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। सामूहिक विधियों में अगली विधि है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियाँ। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियाँ, इन विधियों इसके अंतर्गत इन विधियों में कह रहे हैं कि इन विधियों में किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। किस विधि के द्वारा? सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि द्वारा क्या है? किसी विशेष विषय पर छात्रों तथा व्यक्ति द्वारा विचार विनिमय किया जाता है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। सीखना। सातवीं विधि है मिश्रित विधि द्वारा सीखना। इसके अंतर्गत सीखने की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली है पूर्ण विधि, जिसे अंग्रेजी में होल मेथड कहते हैं, और दूसरी है आंशिक विधि या खंड विधि, जिसे अंग्रेजी भाषा में पार्ट मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत पहली विधि अर्थात पूर्ण विधि या होल मेथड में छात्रों को पहले पाठ विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में, पूर्ण विधि में या होल मेथड में सबसे पहले छात्रों को पहले पाठ विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है किस विधि में? पूर्ण विधि में या होल मेथड में किया जाता है। दूसरी विधि अर्थात आंशिक विधि या खंड विधि में, दूसरी विधि में पाठ विषय को खंडों में बांट दिया जाता है, अर्थात किसी विषय सामग्री को, किसी विषय वस्तु को सिखाने के लिए उसे उसके विभिन्न भागों में, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका अध्ययन करवाया जाता है। यह दोनों विधियां सीखने के लिए महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।